हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम अरुण कुमार और इस वीडियो में आपके सामने आया हूँ एक टॉपिक को लेकर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर जिसको हम बोल रहे हैं कि व्हाट इज डेटा साइंस। ओके, ये बहुत ही हॉट टॉपिक है इस सेंचुरी का और आप हर लोगों को ये जानना चाहिए कि डेटा साइंस आखिरकार है क्या। तो आइए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं डेटा साइंस जो वर्ड है उसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये साइंस है डेटा के ऊपर। ओके, पूरा का पूरा ये साइंस है डेटा के ऊपर, डेटा के अराउंड ये साइंस पूरा का पूरा रिवॉल्व करता है। ओके, अगर मैं एक छोटा सा डेफिनेशन बताऊं आपको डेटा साइंस का, तो डेटा साइंस का एक छोटा सा डेफिनेशन ये होगा कि डेटा साइंस इज applying coding statistics domain knowledge over data. Okay, domain knowledge over data to get useful insight or knowledge. Okay, अगर हम डेटा के ऊपर कोडिंग स्टैटिस्टिक्स डोमेन नॉलेज को अप्लाई करें, ओके, और उससे बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए, ओके, टॉप लेवल पे जो डिसीजंस होते हैं कि कहाँ पे ऑफिस खोलना है, कहाँ ऑफिस नहीं खोलना है, कौन सा प्रोडक्ट कम सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, क्या रीजन है, ओके, इस टाइप के जो डिसीजंस लेते हैं, इस टाइप के डिसीजन के लिए हम लोग कोडिंग स्टैटिस्टिक्स और डोमेन नॉलेज को अप्लाई करते हैं। डोमेन नॉलेज के बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो डोमेन नॉलेज को अप्लाई करके जो डेटा से यूजफुल इंसाइट हम निकालते हैं कि किस रीजन में सेल ज्यादा हो रहा है, किस रीजन में सेल कम हो रहा है, ओके, डेटा से जो यूजफुल इंसाइट और नॉलेज हम लोग जो एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा साइंस। ओके, और जो ये पूरा काम करता है, जो डेटा के ऊपर कोडिंग स्टैटिस्टिक्स और डोमेन नॉलेज लगाकर यूजफुल इंसाइट और नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करता है, उनको हम बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट। ओके, उनको हम बोलते हैं डेटा साइंटिस्ट। ओके, ये एक छोटा सा डेफिनेशन था। अब मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूं। ओके, सपोज दैट कि इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं, इस एरिया को मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि डेटा साइंस आखिरकार है क्या। ओके, सपोज दैट मेरी एक कंपनी है और मेरे पास 20 इयर्स का सेल्स डेटा है। ओके, 20 इयर्स का सेल्स डेटा है। ओके, मेरे पास 20 इयर्स का सेल्स डेटा है। ओके, और यू कैन से सेल्स नहीं, मेरे पास 20 इयर्स का रेवेन्यू डेटा है। ओके, 20 इयर्स का रेवेन्यू डेटा है। 20 इयर्स का नहीं करते हैं हम लोग, इसको कर देते हैं 5 इयर्स। ओके, 5 इयर्स का रेवेन्यू डेटा है। ओके, सपोज दैट मेरे पास 5 इयर्स का रेवेन्यू डेटा है और 5 इयर्स का रेवेन्यू डेटा है और 5 इयर्स का रेवेन्यू डेटा, और मुझे पता करना है कि नेक्स्ट ईयर मेरे पास नेक्स्ट ईयर कितनी सेल होगी। ओके, व्हाट विल द सेल, ओके, कितना रेवेन्यू मेरा जनरेट होगा। ओके, तो ऐसे केसेस में, ऐसे यूज केसेस में हम जो है डेटा साइंस को अप्लाई करके ये पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर में कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, तो हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ओके, ये एक यूज केस था। दूसरा यूज केस, अगर सपोज दैट हमें फ्रॉड डिटेक्शन करना है। ओके, सपोज दैट मेरा एक बैंक है और मुझे पता करना है कि कौन सी यूजर्स जो है फ्रॉड कर रहे हैं, कौन सी यूजर्स फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, तो वो हम इस डेटा साइंस की हेल्प से कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं? सपोज दैट मैं एक यूजर हूं और कोई बैंक है जिसमें मेरा अकाउंट है। मैं हर दिन जो है 100 रुपए 200 रुपए जो है अकाउंट से निकालता हूं। ओके, और अचानक से एक दिन अगर मैं 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करूं, ओके, तो तुरंत जो है बैंक के पास एक ट्रिगर चला जाता है कि यहाँ कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ है, राइट। डेली ये बंदा 100 रुपए निकाल रहा था, बैंक से एक्सट्रैक्ट कर रहा था और आज जो है इसने 1 लाख रुपीस जो है वो एक्सट्रैक्ट किया है। ओके, तो आप क्या हो गया, एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया। ये एबनॉर्मल बिहेवियर को डेटा साइंस के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये एक यूज केस हो गया। दूसरा यूज केस, जो आप YouTube पे, Netflix पे, Amazon पे ये सब जो रिकमेंडेशन देखते हैं, आप एक तरीके के वीडियो देख लेते हैं। जैसे आपने पॉलिटिकल वीडियो देखा तो दूसरा पॉलिटिकल वीडियो फिर आपको रिकमेंड होने लगेगा, तीसरा पॉलिटिकल न्यूज रिलेटेड वीडियो फिर आपको रिकमेंड होने लगेगा। नेटफ्लिक्स में आपने एक टाइप की मूवी देख ली तो दूसरी मूवी उसी टाइप की फिर से रिकमेंड होने लगेगी, तीसरी मूवी उसी टाइप की फिर से रिकमेंड होने लगेगी। तो इस टाइप का जो रिकमेंडेशन सिस्टम है, ये रिकमेंडेशन सिस्टम भी डेटा साइंस के थ्रू डेटा साइंस नहीं, पार्टी रिकमेंडेशन सिस्टम डेटा साइंस के थ्रू ही अचीव किया जाता है। ओके, हम जब कोई वीडियो देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे या फिर अमेजन पे, तो अगर हमने एक तरीके का वीडियो देख लिया, जैसे पॉलिटिकल न्यूज वीडियो देख लिया, तो नेटफ्लिक्स, अमेजन, यूट्यूब, इनके पास ये डेटा चला जाता है कि इस बंदे ने ये वीडियो देखा है, तो उसी बेसिस पे वो क्या करते हैं, वो आगे का रिकमेंडेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, वो आगे का रिकमेंडेशन स्टार्ट करते हैं। या फिर आप अमेजन पे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं
तो जैसे हमने एक तरीके का प्रोडक्ट खरीदा, कोई एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदा, जैसे मैंने माइक खरीदा और सपोज दैट स्पीकर खरीदा, ओके, तो वो क्या करेगा, वो टीवी भी आपको दिखाने लगेगा कि इस बंदे ने स्पीकर खरीदा है, तो हो सके इसको टीवी की भी जरूरत है, तो टीवी भी वो आपको दिखाने लगेगा, ओके। तो इस टाइप के रिकमेंडेशन सिस्टम जो क्रिएट होते हैं, वो ये रिकमेंडेशन सिस्टम जो है डेटा साइंस की हेल्प से बनाए जाते हैं। जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो ऐसे रिकमेंडेशन सिस्टम को बनाते हैं। अगर मैं अगले यूज केस की बात करूं तो प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, ओके। प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, जब मैं प्राइस ऑप्टिमाइजेशन बोल रहा हूं इसका मतलब है सपोज दैट आपकी कोई कंपनी है और आपकी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं, ओके, और उसमें से एक प्रोडक्ट है सपोज दैट स्वीट, ओके, आप मिठाई बेचते हैं, तो क्या होगा कि जब फेस्टिवल का टाइम आएगा तो स्वीट्स का सेल जो है बढ़ जाएगा, राइट, और जब नॉर्मल डेज रहेगा तो स्वीट्स का सेल क्या होगा, कम रहेगा। तो जब सेल बढ़ा, ओके, तो कंपनी क्या चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा मार्जिन कमाएं और एट द सेम टाइम कॉम्पिटिटिव भी रहें, क्योंकि सिर्फ वही कंपनी नहीं है जो स्वीट्स को सेल कर रही है, मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनी है जो स्वीट्स को सेल करेगी। तो कॉम्पिटिटिव भी रहना है एट द सेम टाइम, ओके, एक ऑप्टिमम प्राइस रहे जो कि दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स है उस कंपनी के मार्केट में, उससे वो कॉम्पिटिट भी कर पाए। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा महंगा बेचने लगेंगे और दूसरी कंपनी वाले बहुत कम कर देंगे तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, राइट, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, राइट। तो प्राइस और मार्केट डिमांड के का एक सक्सेसफुल पॉइंट क्या होगा कि वो कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि जिसको मार्केट एब्जॉर्ब करे, मतलब क्या प्राइस में रखूं ताकि लोग जो है खरीदे, ओके। और जब डिमांड कम रहे, जब फेस्टिवल सीजन नहीं रहे, ओके, उस समय मेरा जो प्रोडक्ट है स्वीट्स, उसका डिमांड कम रहेगा, राइट, तो उस समय हम क्या प्राइस रखें ताकि लोग जो है मेरे प्रोडक्ट को खरीदते रहे। तो इस टाइप की जो प्राइस ऑप्टिमाइजेशन है, ओके, ये भी एक यूज केस है और ये भी जो है डेटा साइंस का पार्ट है, ओके। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि 5 इयर्स ऑफ रेवेन्यू डेटा, राइट, 5 इयर्स ऑफ रेवेन्यू डेटा है मेरे पास, राइट, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं। 5 इयर्स ऑफ रेवेन्यू डेटा है मेरे पास, तो मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर, इसका मतलब जो 6th ईयर है, ओके, 6th ईयर है, यहाँ पे क्या, इस जगह पे क्या रेवेन्यू होगा, सपोज दैट मुझे ये पता करना है, ओके, जो 6th ईयर है यहाँ पे क्या रेवेन्यू होगा, सपोज दैट मुझे ये पता करना है। तो जस्ट एक मैं आइडिया दे रहा हूँ, डेटा साइंस में बहुत इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, अपने अपकमिंग वीडियोस में मैं डेटा साइंस में और इन डेप्थ में जाऊंगा, बट अभी जो है जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे जो है डेटा साइंस काम करता है, ओके। तो 5 ईयर का मेरे पास रेवेन्यू डेटा, मुझे पता करना है कि 6th ईयर का रेवेन्यू क्या होगा। तो डेटा साइंस के थ्रू हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ओके, कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सपोज दैट एक मैं प्लॉट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने बचपन में इसको पढ़ा ही होगा, ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और जैसे कि मैंने बोला कि 5 ईयर का मेरे पास डेटा है, यहाँ मैं दे देता हूँ ईयर और यहाँ मैं दे देता हूँ रेवेन्यू। इस कॉलम का नाम मैं दे देता हूँ रेवेन्यू। यहाँ मैं देता हूँ, ये सपोज दैट ईयर है 2021, ये है 2022, ये है 2023, ये है 2024 और ये है 2025, ओके, ये है 2025। और 5 इयर्स का मेरे पास, 5 इयर्स नहीं, इसको कर देते हैं 3 इयर्स, ओके, मेरे पास उतना स्पेस नहीं है इसलिए हम 3 इयर्स कर देते हैं। मेरे पास 3 इयर्स का रेवेन्यू डेटा है और नेक्स्ट ईयर का जो 4th ईयर उसका मुझे रेवेन्यू डेटा कैलकुलेट करना है, ओके। यहाँ भी मैंने 6th लिख दिया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4th ईयर, ओके, और यहाँ भी 2025 हटा देता हूँ, ओके। सपोज दैट मेरे पास रेवेन्यू डेटा है 2022 का जस्ट 1 मिनट, जस्ट लेट मी क्विकली करेक्ट इट। सपोज मेरे पास रेवेन्यू डेटा है 2022 का, 2023, 2024 और मुझे 2025 का प्रेडिक्ट करना है, ओके। और ओके, सपोज दैट मेरा 2022 में जो रेवेन्यू था वो रेवेन्यू था 5 लाख, ओके। 2023 में जो रेवेन्यू हुआ वो रेवेन्यू हुआ 10 लाख। 2024 में जो रेवेन्यू हुआ, ओके, 2024 में जो रेवेन्यू हुआ वो रेवेन्यू हुआ सपोज दैट 15 लाख, ओके, 15 लाख। मेरे पास इन 3 इयर्स का डेटा है, ओके। 2023 में जो रेवेन्यू हुआ वो हुआ 5 लाख, सॉरी 2022 में जो रेवेन्यू हुआ वो हुआ 5 लाख, 2023 में जो रेवेन्यू हुआ वो हुआ 10 लाख, 2024 में जो रेवेन्यू हुआ वो रेवेन्यू हुआ 15 लाख, ओके। सपोज दैट इस 3 ईयर का मेरे पास सेल्स डेटा है, तो अगर मैं इसके ऊपर प्लॉटिंग करूं, ओके, तो देखो इन सारे पॉइंट्स को जोड़ू तो एक स्ट्रेट टाइम में जुड़ जाता है, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक स्लोप मिलता है मुझे, ओके, ये क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। सपोज दैट वो स्लोप को हम कह रहे हैं थीटा। तो अगर मुझे ये लाइन मिल गया, ओके, अगर मेरे पास ये लाइन मिल गया, तो अगर सपोज दैट मुझे ये 2025 का प्रेडिक्शन करना है, ओके, इस 2025 का प्रेडिक्शन करना है, तो ये क्या करेंगे, हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और ये पॉइंट जहां मुझे मिलेगा उतना ही सेल्स हमारा होगा ये 2025 में, राइट। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये क्या है, मैथमेटिक्स और यू कैन से स्टैटिस्टिक्स, राइट।
मेरे पास ये तीन साल का डेटा पता था। 2022 में 5 लाख का सेल हो रहा है, 2023 में 10 लाख का सेल हो रहा है, 2024 में 15 लाख का सेल हो रहा है। ये 3 ईयर्स का मुझे पता है। तो फिर मैंने क्या किया, ये लाइन को प्लॉट किया। प्लॉट करने के बाद जब मुझे 2025 का पता करना था तो ये इस लाइन को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे एक्सटेंड किया तो यहाँ पे मिला। और जब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये अराउंड 20 लाख के आसपास आएगा। इसका मतलब जो ये 2025 है उस ईयर में मेरे 20 लाख जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, मेरे 20 लाख जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, तो ये मैंने आपको दिखाया कि किस टाइप से जो है डेटा साइंटिस्ट ये इस टाइप के प्रेडिक्शंस करते हैं। ओके, जिसमें मैथमेटिक्स यूज होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, कोडिंग हम यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स बोलो या फिर मैथमेटिक्स बोलो, और डोमेन नॉलेज यूज करते हैं। राइट, जिस बिजनेस के डेटा पे डेटा साइंटिस्ट वर्क करेंगे, राइट, उस डेटा का डोमेन नॉलेज होना चाहिए। उस डेटा साइंटिस्ट को डेटा समझ में आना चाहिए कि डेटा क्या है। ओके, इसमें ये कॉलम्स हैं, ये डेटा पॉइंट्स हैं, इस डेटा पॉइंट का मतलब क्या है। ओके, तभी तो वो आगे 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 उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज, डेटा साइंस एक आर्ट और साइंस है। ओके, आर्ट प्लस साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। साइंस तो आप समझ गए क्यों साइंस बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग इन्वॉल्व है और कोडिंग साथ साथ स्टैटिस्टिक्स भी इन्वॉल्व है। राइट, आर्ट है। ओके, ये आर्ट क्यों है? ये आर्ट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस, ओके, क्योंकि ये आर्ट इसलिए है, जस्ट 1 मिनट, ये आर्ट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन और सॉल्यूशन हमें खुद बनाना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन या फिर क्वेश्चन और उसका आंसर, ओके, हमें खुद ढूंढना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन या फिर आंसर हमें खुद ढूंढना पड़ता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉड डिटेक्शन। ओके, अगर मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूं और मैं किसी बैंक के लिए काम कर रहा हूं तो मैं ये सोचूंगा, और मेरे पास उस बैंक का डेटा है और मुझे फ्रॉड डिटेक्ट करना है। राइट, मैं ये सोचूंगा कि फ्रॉड एक इंसान कैसे कैसे कर सकता है। ओके, एक तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर सपोज दैट बैंक से कोई यूजर, कोई कस्टमर पैसा निकाल रहा है, डेली 100 रुपीज निकाल रहा है और अचानक से एक दिन 1 लाख 10 लाख ट्रांजेक्शन करता है, पैसा निकालता है, तो ऑफकोर्स वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो मैं समझूंगा कि वो फ्रॉड है। राइट, सेकंड, अगर मेरा ट्रांजेक्शन सिर्फ इंडिया के अंदर होता है, अगर मैं किसी गांव में रहता हूं इंडिया के और मेरा ट्रांजेक्शन सिर्फ इंडिया के अंदर होता है, ओके, और अचानक से मैं पैसा जो है यहाँ से किसी दूसरे कंट्री में भेजूं, ओके, पाकिस्तान भेजूं, दुबई भेजूं, ओके, कोई भी दूसरे कंट्री भेजो, तो आपको तो क्या लगेगा, क्या है ये एक तरीके का नॉर्मल बिहेवियर है। तो यहाँ से भी हम सोच सकते हैं कि अगर ऐसा हो, ओके, अगर ऐसा हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये समझेंगे कि वो इंसान जो है फ्रॉड कर रहा है। राइट, वो आदमी जो है क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर किसी को फ्रॉड करना है तो वो फ्रॉड कैसे कैसे कर सकता है। ओके, और फिर हम खुद सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे कि अगर कोई आदमी 1 लाख ट्रांजेक्शन कर ले या फिर किसी आदमी का पैसा इंडिया से दूसरी कंट्री में बाहर जाए, ओके, तब हम समझेंगे कि फ्रॉड। ये सिर्फ दो क्वेश्चंस नहीं है, फ्रॉड डिटेक्ट करने के और भी मल्टीपल सिनेरियोज बनेंगे। तो ये सिनेरियो भी एक डेटा साइंटिस्ट को सोचना पड़ता है और उसके हिसाब से उसको सॉल्यूशन बनाना पड़ता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम समझेंगे फ्रॉड है, अगर ऐसा हुआ तो हम समझेंगे फ्रॉड है, अगर ऐसा हुआ तो हम नहीं समझेंगे फ्रॉड है। तो ये सारे यूज केस, ये सारे एंगल से एक डेटा साइंटिस्ट सोचता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन वो खुद सोचता है और उसके बाद क्वेश्चन सोच के उसका सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन क्या है कि फ्रॉड है कि नहीं है, ओके, ये डिटेक्ट करना, उसका सॉल्यूशन या फिर उसका आंसर भी एक डेटा साइंटिस्ट को ही देना पड़ता है। राइट, तो ये एक आर्ट है। आर्ट क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर दोनों एक डेटा साइंटिस्ट को ढूंढना पड़ता है, क्वेश्चन और आंसर, और बोलो क्वेश्चन और सॉल्यूशन। और साइंस है क्यों, क्योंकि इसमें हम कोडिंग और स्टैटिस्टिक्स या फिर मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। ओके, तो आई होप दैट ये आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको काफी लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश की है। ओके, डेटा साइंस एक बहुत ही बड़ा डोमेन है और मैं धीरे धीरे करके आपके सामने बहुत सारे इन डेप्थ लेक्चर्स लेके आऊंगा जो डेटा साइंस में कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। अगर आप डेटा साइंस लर्नर्स हैं और आप डेटा साइंस सीखना चाहते हैं तो आप जरूर इस चैनल से कनेक्ट करें, मेरे सोशल मीडिया चैनल्स पे कनेक्ट करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे सारे सोशल मीडिया का लिंक्स मिलेगा। ये जो भी कंटेंट्स मैं यूज कर रहा हूँ, ये सारा कंटेंट मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर डिलीवर करूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।